नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 की हिंदी का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है लहासा की ओर, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखक है वह तिब्बत की यात्रा प्रारंभ करता है, जहां हमने ये भी पढ़ा कि वहां की चाय किस तरह बनाई जाती है और अनजाने लोगों को भिखमंगे वेश में घर तक प्रवेश दिया जाता है। यदि वही कोई भद्र मनुष्य बनकर आ जाए तो उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो रास्ता था वो डकैतों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वहां पर यदि कोई भी व्यक्ति मारा जाता तो सरकार या कानून कोई भी कार्यवाही नहीं करती है, तो थोड़ा डकैतों का भी वहां भय था। हम पढ़ रहे थे कि किस तरह जब लेखक ने सुमति से कहा कि अब घोड़ों की व्यवस्था कर दी जाए ताकि हमारा जो सामान है वो घोड़ों पर लादकर हम पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ सकें। आज जब उससे आगे बढ़ेंगे ध्यान दें। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। घोड़ों की व्यवस्था कर दी गई और घोड़ों पर बैठकर वह आगे की ओर चली। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। डांडा आने से पहले उन्होंने एक स्थान पर रुककर चाय पी और दोपहर के वक्त तक वह डांडे के ऊपर पहुंच गए। हम समुद्र तल से लगभग 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी जब वो रास्ता पार कर रहे थे तो दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ चारों तरफ उन्हें हिमालय दिखाई दे रहा था। जो सफेद बर्फ से ढके हुए थे वो सारी चोटियां उनको नजर आई थी और वो पीछे रह चुकी थी। पीछे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी अब वो जिस दिशा में जा रहे थे वहां के पहाड़ बिल्कुल साफ थे, स्वच्छ थे, उनके ऊपर कोई बर्फ नहीं थी, उनकी चट्टानें आराम से देखी जा सकती थी। न वहां बर्फ थी, न सफेदी, न किसी तरह की हरियाली, यानी बिल्कुल स्पष्ट पत्थर नजर आ रहे थे, इसलिए उसे नंगे पहाड़ कहा है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब डांडे का एक वहां के लोकप्रिय देवता है जिनका वहां स्थान है, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झड्डियों से सजाया गया था। यानी एक कोई देवता का स्थान आ गया जहां पत्थर है, जानवरों के सींग है और कपड़े हैं, वो जो झड्डियां बनाई हुई है रंग बिरंगे कपड़ों की, वो वहां बहुत सारी थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्थान सजाया हुआ हो। अब हमें बराबर उतराई पर चलना। उतराई का मतलब होता है ढलान में, यानी नीचे की तरफ जाना था। चढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप किसी भी स्थान पर ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आप अपने घर में भी यदि सीढ़ियों के भाग से ऊपर जाएंगे थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जब वापस आते हैं तो थोड़ा आसानी से आ सकते हैं। तो वही बात, जब ये पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जब ये उतर रहे थे तो थोड़ा सा आसान था आने का रास्ता। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, यानी उसने कहा कि जब हम जा रहे थे तो दो एक जने और थे हमारे साथ। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। अब उसने क्या कहा कि जब वो नीचे उतर रहा था घोड़ा, तो उसे लगा कि उसका घोड़ा है वो धीरे धीरे चल रहा है। अब सीधी सी बात है, धीरे नहीं चलेगा तो भी गिर सकता है, यदि तेज चलेगा तो भी वह गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए घोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा था। लेकिन को क्या लगा कि जब ऊंचाई में घोड़ा चढ़ रहा होगा तो शायद थक गया, इसलिए वह धीरे चल रहा है। अब इसको धीरे चलने देते हैं, थकावट के कारण मैं इसको पीटूंगा, तेज चलने के लिए कहूंगा तो हो सकता है थका हुआ हो, ना भी चले या कोई दुर्घटना घटित हो जाए। आगे देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया मतलब बाकी वाले घोड़ों से बहुत पीछे रह गया और मैं डॉनकिक्सो की तरफ अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे आ रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। अब देखिए क्या हो रहा था कि उसके साथ चलने वाले व्यक्ति था जिसका नाम आया है डॉनकिक्सो, उसकी घोड़ा उसके पास चला गया, उससे भी झूमता हुआ पीछे रह गया। ठीक है ना। अब उसे ये नहीं लग रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, यानी बहुत ही धीरे चाल से वह चल रहा था। जब उसने देखा कि घोड़ा थोड़ा सा सुस्त हो चुका है और आगे दो रास्ते फूट रहे, यानी आगे दो रास्ते थे, दो तरफ अलग अलग जाने के रास्ते थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला, यानी उसने कहा कि दो रास्ते थे तो मैं बाईं तरफ का रास्ता लिया और लगभग 1 मील या 1.5 मील के आसपास आगे की ओर चला गया।
आगे जब एक जगह मैंने जाके पूछा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, तब उसे पता चला, यानी जब आगे गया कुछ लोग मिले होंगे, उनसे पूछा गया कि भाई मुझे लंकोर जाना है, तो लंकोर जाने का रास्ता कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता तो दाईं तरफ था, यानी उसे गलत रास्ते में चला गया था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, यानी वापस उसी स्थान पर आया जहाँ दो रास्ते निकल रहे थे, और फिर वहां से वह दाईं ओर चला गया। फिर देखिए क्या हुआ, 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, जो सुमति इंतजार करते हुए मिला। अब यानी 4 या 5 बजे का समय हुआ था, और जब वह पहुंचा, जिस स्थान पे पहुंचा था, वो लगभग 1 मील के आसपास दूरी थी। अब वहां पर सुमति उनका इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरा गुस्से में लाल था। अब सुमति है वो मंगोल है, यानी उसकी प्रजाति है मंगोल। तो उसने कहा कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, लेकिन सुमति है वो गुस्से से और लाल हो रखा था। क्यों? क्योंकि वो लेट हो चुका था, काफी देर से पहुंचा था, क्योंकि रास्ता भटक चुका था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाली, 3-3 बार चाय को गर्म किया, मैंने बहुत गर्मी से जला दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला मुझे। तब उसने क्या कहा कि भाई तुम इतने लेट आए कि मैंने कम से कम 3-3 बार चाय पी ली है, और 2 टोकरी कंडे खा डाले मैंने, है ना। तो ये सब उसने कहा कि मैं इसमें मित्र मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी घोड़ा ही ऐसा मिला है कि जो उल्टा चलता है, कम चलता है, गलत रास्ते में चला गया था, इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। तो वहां क्या क्या गया कि उसने कहा कि मैंने 3-4 बार चाय बना ली, और 3-4 चाय बनाने पर उसने लगभग 2 टोकरी के कंडे क्या होते हैं, जो गाय या जानवर के गोबर से बने उपले होते हैं, जिसे अपन मारने कहते थेपड़ियां, ठीक है ना। तो वो उसने जला कर उसमें चाय बना ली 3-4 बार, और उसे वह पी गया। लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। तो उसने बताया कि भाई मुझे घोड़ा ही ऐसा मिला है जो बड़ी धीमी गति से चलता है, पीछे रह जाता, और मैं गलत रास्ते में चला गया था, इस वजह से मुझे आने में देर हो गई। ठीक, फिर देखिए क्या होता है। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतना जल्दी वो ठंडा हो जाता है, यानी जितना उसको गुस्सा आ रखा था, ऐसी बात सुनकर वो तुरंत ही ठंडा हो गया। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ पे उनके अच्छे यजमान थे, यानी यहाँ पे उसकी अच्छी जान पहचान थी, उनकी आव भगत करने वाले अच्छे लोग थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब देखिए क्या हुआ है, रात्रि के समय उनको पीने के लिए क्या मिली? चाय, और साथ में खाने के लिए क्या मिला? सत्तू। सत्तू आपको पता ही है, अपन तीज के दिन बनाया जाता है, जो गेहूं चावल या चने की दाल से बनके पीस कर आटा बनाया जाता है, उसमें घी डालकर शक्कर डालकर जो बनाया जाता है, वही सत्तू उस समय उनको खाने को मिला। और शाम के समय उसको मिला है थुक्पा। थुक्पा क्या होता है ध्यान दीजिए, ये होता है सत्तू या चावल के साथ मूढ़ी, हड्डी और मांस के साथ पतली लई बनाई जाती है, अपन इसे राव कहते हैं ना, उस तरह की एक चीज होती है जो उन क्षेत्रों में बनाई जाती है, वो उसे गर्मा गर्म पीने के लिए मिली रात्रि के समय। तो देखिए वह आगे घोड़े पर बैठकर आगे बढ़े हैं, लेकिन लेखक रास्ता भटक गया, और फिर लोगों से पूछने में उसे पता चला कि भाई लंकोर जाने का रास्ता कहाँ है। वापस आया, आने में देर हो गई। मित्र गुस्सा था, जब उसकी बात को समझा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर वह लंकोर जब पहुंचे तो ऐसे घर में रहे जो पहले से आव भगत करते थे, जान पहचान थी, और जब ये वहां गए तो उन्हें चाय मिली, सत्तू मिला, और शाम के समय गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अब वो जिस स्थान पर थे, यानी एक मैदान था जिसका नाम है टिहरी, यानी वो क्षेत्र है जो टापू के समान था, यानी सभी और पहाड़ थे, बीच में छोटा सा मैदान था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधि गिरी, ये उस स्थान का नाम है जहां वह पहुंचे हैं। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान, यानी उसके आसपास जितने क्षेत्र थे, वहां भी आव भगत करने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, पहचान वाले काफी लोग थे। कपड़े की पतली पतली चीनी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो ध्यान दीजिए, अब वो जिस स्थान पर पहुंचे हैं, उस स्थान की बात की गई है कि उस स्थान पर क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा कि वह टिहरी समाधि स्थल पर पहुंच जाते हैं, उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं। उसके आसपास के कुछ लोग हैं, गांव रहने वाले, वो सुमति को अच्छे जानते हैं, जो कि एक मंगोल भिक्षु है जो वहां आता रहता है, जो उसकी यजमानी करते हैं लोग। अब आगे हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है
कि वह एक कपड़े की पतली पतली चीरी, यानी चीरी का मतलब होता है कपड़ा जब फाड़ते हैं टुकड़ा होता है, उस टुकड़े को कहा गया चीरी। और बत्तियों के गंडे, गंडे कहते हैं एक लकड़ी पर कपड़ा बांधते हैं तो एक तरह से ध्वज बन जाता है। वह ध्वज की बात की है, वो खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से जो कपड़ा लाया जाता है, जो बांध के रखा जाता है, मंत्र का उच्चारण करके इस तरह का ध्वज बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, गांठ जैसे उसे गंडा कहते हैं, जो बांधा गया। ये गंदे कभी खत्म नहीं हो सकते। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, यानी उसने कहा कि भाई जो लोग मेरी सेवा करते हैं यजमान है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने लेखक ने क्या सोचा कि ये बहुत समय वहां निकाल देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। यानी जो धागा मंत्र से बांधे के आप जो लाए हो कपड़ा, वो कपड़ा आप जहां ठहरते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में बांट लेना, उससे आगे आप गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब उसने क्या कहा, मैं आपको जब मुझे लासा पहुंचा दोगे तो मैं उसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया, मतलब उसने मान लिया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल देते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे धूप में चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है, यद्यपि मोटे से भी मोटे कपड़े और सिर ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब भरिया क्या चीज है, ध्यान रखें। हो सकता है ये सामान उठा के ले जाने वाले व्यक्ति को वहां कहते हो, तो उसके काफी इंतजार किया लेकिन कोई नहीं मिला। तो दोपहर हो गई, 10-11 बज गए लगभग दिन के, और उस समय तेज धूप होगी। तो तिब्बत की धूप भी कह रहे हैं कि बड़ी कड़क धूप है, यदि सर पे मोटा कपड़ा रखा जाए तो ही अपन उस गर्मी को समाप्त कर सकते हैं। 2 बजे सूरज की ओर हम मुंह करके चले। ललाट धूप से जल रहा था, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था, मतलब आगे आगे जो सूर्य की किरणें गिर रही थी उससे शरीर गर्म हो रहा था, मस्तक गर्म हो रहा था। लेकिन पीछे की तरफ ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा आ रही है, यानी पीठ पर अपनी अभी चीजें ना दी थी, झंडा हाथ में लिया था और चल पड़े थे। यद्यपि सुमिति के परिचित देरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। यानी जब वह चल रहे थे देरी की ओर, तब एक और उन्हें व्यक्ति याद आ गया जो शेखर विहार में रहता था। तो उन्होंने कहा सुमिति ने कि मैं अपने यजमान से मिलना चाहता हूँ, इस ओर चलो। तिब्बत की बहुत सारी जमीनें छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथों में। शेखर विहार मतलब एक मठ है, इस मठ के पास ज्यादा जमीन का हिस्सा है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खुद खेती भी करता है, तो उसके लिए मजदूर बेकार मिल जाते हैं, यानी मजदूरी के बदले मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमी के राजा से कम नहीं होता है। ध्यान रखिए, खेती का इंतजाम करने के लिए कौन जाता है? भिक्षुक जाता है, जो क्या होता है, जो राजा के समान होता है। और शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष होते हैं, यानी जो शेखर में खेती कर रहे हैं उनके जो मुखिया है, भिक्षु है, वह बड़े मां से मालूम होते हैं, अच्छे मां से मालूम होते हैं, बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था जो उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर है, उसमें कंजू, ठीक है ना, जो बुद्धों के वचन का अनुवाद है, उससे लिखी हुई 103 पुस्तकें मिली है। वहां पर पास में एक आसन लगा और बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं। ये वजन है, शेर वजन होता है, ध्यान रखना। पुराने जमाने में शेर कहते थे, वजन नापते थे शेर में। सुमिति ने फिर आसपास के अपने यजमानों के पास जाने के बारे में मुझसे पूछा। मैं अब उस पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यानी जो किताबें दी गई थी, 103 पोथियां रखी थी, उनको वह पढ़ने लगा। और जब सुमिति ने कहा कि मैं आसपास जाना चाहता हूँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किताबों में लगा रहा, उनको मैंने जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो आए, मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर को वापस आ गए। टिहरी गांव से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पे उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई। नमसा कौन है? जो शेखर विहार का मुखिया है, उसी नमसे कहा गया, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार वह आगे की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये यात्रा का कुछ अंश उन्होंने यहाँ लिखा है, जो हमने पढ़ा है। थोड़ा सा पाठ आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इस पर ध्यान रखें। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में बोले जाते हैं, उनका भी आप ध्यान रखेंगे। और कोई भी समस्या होगी तो निजी पुलिस मिलकर आप इस समस्या का समाधान करें। आज ये अपने पाठ का अध्ययन किया जो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।